तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आमतौर पे जब इंसान रिश्तों के बंधन में बंधता है तो उन रिश्तों को निभाना और खासकर आज के टाइम में अपने आप में बेहद मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आए दिन रिश्ते टूटते हैं। माँ बाप का रिश्ता भी अब ज़्यादा दिन तक आदमी निभा नहीं पाता, भाई बहन का रिश्ता नहीं निभा पा रहा, भाई भाई में तो तकरार आम बात हो गई है। तो ऐसे हाल में दूर के रिश्ते जैसे मामा के हो गए, मासी के हो गए, बुआ के हो गए, ये तमाम रिश्ते बचाना अपने आप में बेहद मुश्किल काम है। लोग रिश्तों में पड़ते हैं फिर बचा नहीं पाते, कभी कभार रिश्तों का कत्ल कर देते हैं, कभी कभार रिश्तों को कलंकित कर देते हैं। और जब ये रिश्ते ख़त्म होते हैं, जब रिश्तों को कलंकित किया जाता है या फिर रिश्तों में कत्ल होता है, तब जो कहानी निकल के सामने आती है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली कहानी होती है। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अपने आप में बेहद अजीब कहानी है। कहानी कायदे से राजस्थान की है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है दौसा ज़िला। कहानी इसी दौसा ज़िले में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम है लोकेश मीणा। दरअसल लोकेश मीणा एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा। अब चूंकि गरीब परिवार में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, तो ज़्यादा संसाधन उसके पास थे नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इत्तेफाक से घर वाले भी उस हिसाब से कमा नहीं रहे थे, तो उन्होंने फिर लोकेश को कहा कि तुम अपने लिए कोई नौकरी वगैरह ढूंढ लो। अब लोकेश अलग अलग जगहों पे नौकरी करना शुरू करता है। उम्र कम थी, तजुर्बा था नहीं, तो पहले तो वो दौसा ज़िले में ही छोटी मोटी जगहों पे जाके जॉब करने लगता है। किसी दुकान में हेल्पर के तौर पे, किसी मेडिकल स्टोर पे सफाई कर्मी के रूप में, कभी कहीं और कभी कहीं और। लेकिन कहीं भी नौकरी कर रहा था, उस हिसाब से उसे सैलरी, उस हिसाब से उसे पगार मिल नहीं रही थी, जिस हिसाब से उसे लगा कि परिवार को चाहिए, जिस हिसाब से परिवार की ज़रूरतें थीं। अब लगातार लोकेश परेशान इधर उधर भटक रहा, कहाँ जाए कहाँ जाए। इसी दौरान जब लोकेश कई जगहों पे दौड़ के हार जाता है, इधर परिवार वाले भी देखते हैं कि काफ़ी संघर्ष कर रहा, काफ़ी मेहनत कर रहा, लेकिन सैलरी उस हिसाब से उसे मिल नहीं रही। तो फिर लोकेश की जो माँ है उसने अपने भाई से बात की, मनोज से, और बताया कि मेरा जो बेटा है वो बड़ा परेशान है, नौकरी के लिए इधर उधर जा रहा, कहीं उसे नौकरी मिल नहीं रही। अब मामा ने जब ये बात सुनी मनोज ने, तो कहा कि ठीक है, उसे भेज दो मेरे पास, मैं उसे अपने पास रख लूँगा। मैं कोई बहुत अच्छी जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक सैलरी है, उसे भी लगवा लूँगा ठीक ठाक सैलरी, ये भी उठाने लगेगा। इसके बाद जो लोकेश है अपने मामा के पास गुजरात के अंकेश्वर में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद अब नौकरी करने लगा। साल दर साल गुजरते चले गए, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब दोनों मामा भांजे वहीं पे रहते, रहने के बाद नौकरी करते। कभी कभार मौका मिलता तो जो लोकेश था अपने घर पे वापस दौसा जिले आ जाता। ऐसे ही 11 अप्रैल की बात है इसी साल की। जो लोकेश है अपने मामा के पास से निकलता है अपने घर पे जाने के लिए। ट्रेन में बैठता है, बैठने के बाद मामा उसे बाय बोलते हैं। इधर जो बहन है उसे बता देते हैं कि हाँ मैंने ट्रेन पे बैठा दिया। उसके बाद लोकेश वहाँ से निकला। इधर अब घर वाले रास्ता देख रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा। शाम हो गई, अब कायदे से लोकेश को आ जाना चाहिए था, लेकिन लोकेश आता नहीं है। अब जब लोकेश आया नहीं तो शुरुआत में तो माँ बाप को लगा कि शायद ट्रेन लेट हो गई हो, लेकिन अब घंटे 2 घंटे गुजर गए, लोकेश का कुछ अता पता चला नहीं। जो लोकेश के फादर थे भाग के रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ट्रेन आई है। पता चला कि ट्रेन तो अपने टाइम पे ही आ गई और इस स्टेशन से आगे निकल भी चुकी है। अब माँ बाप परेशान, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन लग नहीं रहा। उसके बाद फिर मनोज को फ़ोन किया गया। मनोज से पूछा गया कि क्या लोकेश निकला था, क्या हुआ था। मनोज बताता है कि लोकेश तो अपने टाइम पे ही निकल गया था और मैंने बताया भी था। अब ये चीज़ जब माँ बाप सुनते हैं, सुनने के बाद बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों बूढ़े माँ बाप की एकमात्र लाठी था लोकेश, और वहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा नहीं, कहाँ गया कुछ खबर नहीं, फ़ोन उसका लग नहीं रहा। अब दोनों माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं। परेशान होने के भाग के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाते हैं और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं और बताते हैं कि जो उनका बेटा है अपने मामा के पास काम करता था और वहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा नहीं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि उम्र क्या थी। माँ बाप उम्र बताते हैं। उसके बाद पुलिस वाले भी कहते हैं कि
कोई छोटा लड़का तो था नहीं कि वहाँ से निकला और निकलने के बाद यहाँ पहुँचा नहीं। तो ऐसे सूरत हाल में केवल दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोकेश अपनी मर्जी से कहीं भाग गया या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया। अब पुलिस वालों के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये पता कर लें कि लोकेश अपनी मर्जी से गया है तो कहाँ गया है, और या फिर ये पता कर लें कि अगर उसके साथ हादसा हुआ है तो कहाँ हुआ है और किसने किया है। इसके बाद पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले पूछा कि वो रहता कहाँ था। घर वालों ने बताया कि गुजरात में मामा के पास। पुलिस वालों ने मामा से पूछताछ करने का फैसला किया। उससे पूछा कि कितने बजे वो निकला था, क्या पहना था, कैसा हुलिया था, बैग वगैरह लिया था कि नहीं। अब ये तमाम सवाल जब पुलिस वाले मामा से पूछते हैं, मामा तमाम सवालों के जवाब देता है। पुलिस वाले सारे जवाब लेते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जब पता करते हैं और साथ ही कैमरे को खंगालते हैं, तब एक बेहद हैरान करने वाली चीज़ पता चली। मामा ने बताया था कि ये कपड़ा पहन के इतने बजे वो ट्रेन से चला गया, लेकिन पूरे रेलवे स्टेशन पे किसी भी कैमरे में वो कैद हुआ ही नहीं था। तो जब कैद नहीं हुआ तो फिर वो गया कहाँ। अब पुलिस वाले परेशान। उन्होंने फिर माँ बाप से बात की और कहा कि देखिए, आपका जो बेटा है वो कहीं गया ही नहीं गुजरात से, और ऐसे हाल में यही हो सकता है कि आपके बेटे के साथ कोई हादसा हुआ हो। तो क्या आपको किसी पे डाउट है? अब ये सवाल जब माँ बाप से पूछा गया तो पहले तो माँ बाप का कलेजा फट गया, क्योंकि किसी भी माँ बाप से जब ये कहा जाए कि आपके बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो गई, कुछ हादसा हो गया, तो माँ बाप यकीन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे लाल के साथ, मेरे बेटे के साथ कैसे हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें कन्विंस किया और बताया कि अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गया होता, कहीं रुक गया होता, तब तक उसका फ़ोन ऑन हो गया होता, उसे पता चल चुका होता कि हम लोग उसे खोज रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं। लेकिन अब तक उसने कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। तो ऐसे हाल में फिर ये माना जा सकता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी ने साजिश के सहित उसके साथ कुछ हादसा कर दिया है। अब ये शब्द जब माँ बाप सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि साहब, हम किसी पे क्या डाउट करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो अपने मामा के पास ही रहता था और मामा को ही वहाँ पे जानता था। तो फिर अगर कोई कुछ कर सकता है तो मामा ही कर सकता है। अब ये कहते हुए हालांकि जो माँ थी उसका भी कलेजा काँप रहा था, क्योंकि अपने भाई का ही नाम ले रही थी। लेकिन पुलिस रिश्ते, नाते, इन तमाम चीज़ों को अक्सर कत्ल होते देखती है, रिश्तों के बीच ही दरार पड़ते देखती है। तो उसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था कि कौन मामा है, कौन मौसा है, कौन फूफा है। उसने फिर मनोज से पूछताछ करने की सोची। अच्छा, यहाँ एक दिक्कत और थी कि जो पुलिस थी वो राजस्थान के दौसा की थी। जांच पड़ताल जो करना था वो गुजरात जाके करना था, तो फिर बार बार दौड़ना भी सही नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, मनोज से एक बार कायदे से पूछताछ कर ही लेते हैं, ताकि इसको बार बार उठाना ना पड़े, और अगर ये कुछ जानता हो तो एक बार में कबूल दे, ताकि हमें बार बार दौड़ना ना पड़े। फिर क्या था, पुलिस वाले एक हफ्ते बाद जब तमाम जांच पड़ताल करके थक जाते हैं, इधर माँ बाप ने भी कहा कि एक बार मामा से पूछताछ कर ही ली जाए। तो फिर इससे पूछताछ करने के लिए पुलिस मनोज को उठाती है, और उठाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि क्या तुमने कुछ किया है या फिर तुम कुछ जानते हो। अब ये शब्द जब मनोज सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो मेरा भांजा था। लेकिन पुलिस वाले फिर एक बात पूछते हैं मनोज से, और यही मनोज फंस जाता है। दरअसल मनोज से पूछा जाता है कि अच्छा एक बात बताओ, अब तक तुम कह रहे थे कि स्टेशन छोड़ने तुम खुद आए थे, लेकिन किसी भी कैमरे में तुम्हारा आना या फिर तुम्हारा जाना और तुम्हारे भांजे का आना जाना क्यों कैद नहीं हुआ। अब ये शब्द जब मनोज ने सुना तब उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, और इसी लड़खड़ाहट को पुलिस वाले भांपते हैं, और भांपने के बाद फिर उससे पूछते हैं कि बताओ सच क्या है। उसके बाद मनोज एक पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी की बताने के बाद कहता है कि मैंने अपने भांजे को मार दिया है, और अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम है धर्मेंद्र। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है। तो जब बॉडी के बारे में पूछा जाता है तब मनोज एक जगह बताता है, और ये जगह इसी अंकेश्वर में एक नदी के पास था। पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद जब वहाँ पे कई फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ बालू के अंदर से एक लाश मिलती है, और ये लाश किसी और की नहीं, मनोज के भांजे लोकेश की थी। तो आखिर सवाल यही था कि मामा अपने भांजे को क्यों मारेगा, और दूसरा कि ये धर्मेंद्र कौन है और वो कहाँ मिलेगा। अब पुलिस वाले दोनों सवालों के पीछे पड़े थे। हालांकि क्यों मारा ये तो पता था, लेकिन धर्मेंद्र कहाँ ये नहीं पता था।
अब पुलिस वाले जो मनोज है उसे जेल में कर देते हैं कि इससे 1-2 दिन तक बढ़िया से पूछताछ करेंगे, उसके बाद चार्जशीट बनाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। इधर घर वालों को लाश मिल गई पोस्टमार्टम करवा के, घर वाले अंतिम संस्कार करते हैं। धर्मेंद्र की तलाश शुरू होती है। अब रात के लगभग 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे कायदे से जेल में कैदी जो है वो बंद है। जो संतरी होता है एक बार आता है, चेक कर लेता है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी या फिर कुछ चाहिए हो तो एक बार पूछ लेता है। जो चीज़ें उपलब्ध कराने लायक होती हैं उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, चूँकि रात में ज़्यादा दौड़ धूप होती नहीं है। तो रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे जो जेल का संतरी था वो आता है। आने के बाद मनोज से पूछता है कि कुछ चाहिए। मनोज कहता है कि नहीं। उसके बाद संतरी चला जाता है। संतरी 40 मिनट बाद फिर आता है और जैसे ही आता है उसने जो कुछ देखा वो शायद किसी जेल के इतिहास में बेहद कम हुआ है। जो मनोज था उसने चादर के एक टुकड़े से खुद को लटका लिया था, यानी उसने सुसाइड कर लिया था। अब ये चीज़ जैसे ही वो संतरी देखता है फ़ौरन चीख के थाना प्रभारी को बुलाता है। तमाम सिपाही वहाँ पे आते हैं। आनन फानन में उस लाश को उतारा जाता है। उतारने के बाद जिला अस्पताल लेके जाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाते, कुछ बचा पाते, पता चलता है कि जो मनोज है उसकी मौत हो चुकी है। यानी कत्ल लोकेश का हुआ और कत्ल का जो मुख्य आरोपी था जिसने अपना एक बाल जुर्म किया, मनोज, उसने पुलिस की हिरासत में फांसी लगा ली। अब पुलिस वाले परेशान, चूँकि उन्हें पता था कि मामला कोर्ट में जाएगा तो भद्द हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे आरोपी की तलाश करनी शुरू की कि दूसरा आरोपी मिल जाए तो शायद कुछ हमारी इज्जत बच जाए। क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जाने के बाद दिक्कत यही है कि एक आरोपी अगर मर गया तो दूसरा कम से कम कुछ ऐसा वैलिड पॉइंट बताए जिससे ये लोग प्रूव कर सके कि हाँ जो मनोज है उसने इस वजह से सुसाइड किया। अब पुलिस वाले धर्मेंद्र की तलाश शुरू करते हैं। धर्मेंद्र की जब तलाश शुरू होती है तब कुछ दिन गुजरते हैं और लगभग 25 तारीख आ जाता है। यानी 11 तारीख को ये गायब हुआ था। उसके एक हफ्ते बाद मनोज गिरफ्तार हुआ। उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई। उसके बाद फिर धर्मेंद्र की तलाश शुरू हुई। अब जब धर्मेंद्र की तलाश शुरू हुई, एक हफ्ते बाद एक दूसरा खबर मिलता है पुलिस वालों को। दरअसल जिस धर्मेंद्र की वो लोग तलाश कर रहे थे उसने ट्रेन के आगे आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब पुलिस वाले फिर परेशान कि कत्ल एक होता है, 2 लोग कत्ल करते हैं अपने 1-2 साथियों के साथ, उसके बाद दोनों मुख्य आरोपी सुसाइड कर ले रहे हैं, ये कैसे? और फिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से लोकेश का कत्ल हुआ? तब फिर मनोज के पूरा बयान को सुना जाता है, जिस बयान को उसने दिया था। और यहीं से कहानी फिर पहुंच जाती है लगभग 6 महीने पहले। दरअसल लोकेश जब अपने मामा के पास आके रहने लगता है तो चूँकि जो मामा था वो शादीशुदा था और मामा की उम्र भी ज़्यादा थी नहीं, लगभग 27-28 साल रही होगी। और 24-25 साल की एक मामी आई थी मनोज की, लोकेश की कायदे से। अब लोकेश वहाँ पे जाता है नौकरी करने, वही मामी खाना बनाती है, वही मामा अपने पास रखता है। लेकिन इसी नौकरी के दौरान, उसी रहन सहन के दौरान लोकेश और मनोज की बीवी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन गलती से जब घर पे मनोज नहीं होता तो दोनों की रजामंदी से एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स हो जाता है। अब गलती से ही हुआ था, लेकिन लोकेश ने इस चीज़ की वीडियो बना ली। मामी ने फिर विरोध करना शुरू किया, कहा कि एक बार गलती से हो गया, मैं ये सब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। अब जब उसने विरोध किया तो फिर लोकेश ने ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो ये तमाम चीज़ें मैं तुम्हारे पति यानी मनोज को बता दूंगा। अब मामी डर जाती है, घबरा जाती है, करे क्या? 1-2 बार उसके हवस का और शिकार बनती है। लेकिन इसी दौरान अब लोकेश और मनोज एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली हो चुके थे, एक दूसरे के साथ इतनी घनिष्ठता आ चुकी थी कि अक्सर अब साथ में खाना खाते, कभी ड्रिंक वगैरह भी लगा लेते एक दूसरे के साथ। तो ऐसे भी चंद दिन पहले की बात है, इसी साल 2024 के कुछ महीने पहले की। लोकेश और मनोज साथ बैठ के शराब पीते हैं और जैसे जैसे शराब अपना काम करती है वैसे वैसे लोकेश पहले तो मनोज से कहासुनी करता है, फिर झगड़े वगैरह करता है और फिर इसी तैश तैश में बता देता है कि मैंने तुम्हारी बीवी के साथ ये तमाम चीज़ें कर रखी हैं और तुम्हें यकीन ना हो तो रुको मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। उसके बाद उसने मोबाइल खोला और अपनी मामी की वो आपत्तिजनक वीडियोज़ मनोज को दिखा दी। अब मनोज ने जब ये चीज़ देखी तो उसका तो सारा नशा उतर गया। वो परेशान कि उसकी बीवी के साथ, और साथ ही लोकेश ये धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बीवी मेरे साथ अब नहीं सोएगी तो मैं उसे बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मनोज एकदम गुस्से में लाल
उसके ऊपर एक तरह से खून सवार। चूँकि दिक्कत ये थी कि एक तो उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध बना, दूसरा जो लोकेश है वो ब्लैकमेल कर रहा, तो फिर अब क्या करें। अब रात गई, सुबह हुई, लोकेश अपने काम पे गया, मनोज अपने काम पे गया। लोकेश तो अपने काम में बिजी है, उसे याद भी नहीं कि उसने शराब के नशे में क्या कुछ किया, लेकिन मनोज के सर पे वो बात घूम रही थी कि मेरी बीवी के साथ इसके संबंध है और इसके पास वीडियो है, तो फिर वो क्या करें। लगातार परेशान रहने के दौरान मनोज अपने साले यानी अपनी बीवी के भाई से यानी धर्मेंद्र से बात करता है, उसे पूरा मामला समझाता है। जब पूरा मामला उसे समझाता है तो वो भी गुस्से में लाल होता है और कहता है कि मेरी बहन को ये बदनाम करेगा। अब दोनों जीजा साले मिल के प्लान बनाते हैं, और प्लान क्या कि भांजे को मारना है। लेकिन कैसे, तो इसके लिए फिर 2 और दोस्तों की मदद ली जाती है। अब ये टोटल 4 लोग 11 तारीख को पहले तो लोकेश को बताते हैं कि तुम घर जाओ। लोकेश अपने घर पे फ़ोन करके बताता है कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद इसको बुरी तरीके से पीटना शुरू करते हैं, और तब तक पीटते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जब लोकेश की मौत हो जाती है तो उसे लेके गड्ढे किनारे जाते हैं, और वहाँ पे एक नदी है, वहीं पे एक गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद जो लाश है उसे दफन कर देते हैं। अब लाश दफन हो गई। इधर इन्हें लगा था कि शायद पुलिस वाले पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और अंत में मनोज और धर्मेंद्र का नाम निकल के सामने आया। तो मनोज को एक बात पता थी कि अगर मैं जेल जाऊंगा और 302 का मामला और मैंने कत्ल किया है तो कई साल गुजर जाएंगे और मैं बाहर आ नहीं पाऊंगा, और जब जब मैं जेल में जाऊंगा और जब जब कोर्ट में मेरी पेशी होगी, मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो हर बार मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी बीवी के अवैध संबंध थे मेरे भांजे के साथ, और हर बार मेरी बदनामी होगी। लिहाजा इससे अच्छा मैं मर जाता हूँ और बात ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जब संतरी आके उससे पूछता है कि क्या कुछ चाहिए तुम्हें, वो मना कर देता है। लेकिन जैसे ही संतरी जाता है, फ़ौरन एक चादर जो ओढ़ने को मिली थी उसका एक फंदा तैयार करता है, उसको ऊपर जाली में फंसाता है, और आसपास कोई सिपाही और कोई कैदी था नहीं। तो 40 मिनट का जो फासला था उसी में मनोज ने फांसी लगा ली। और इस बारे में जब धर्मेंद्र को पता चला कि जीजा ने फांसी लगा ली और अगला नंबर मेरा है, पुलिस वाले मुझे जेल करेंगे या फांसी होगी, तो ऐसे में धर्मेंद्र भी ट्रेन के आगे कूद के जयपुर में अपनी जान दे देता है, और वहाँ पे उसकी भी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे कत्ल 1 होता है, मौत 3 होती है, और वजह क्या निकल के सामने आई, कुछ पल की चरित्रहीनता और रिश्तों में कलंक। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो फिर अंजाम कितना भयानक होता है, आज इस कहानी के माध्यम से आपने सुन लिया होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और कल मैंने कोई सवाल पूछा नहीं था, क्योंकि कल मेरा जो कैमरा था अचानक से गर्म हो गया था, और गर्म होने की वजह से फिर दिक्कत ये हुई कि अचानक से बंद हुआ। और गलीमत ये रही कि हाँ पूरी कहानी हो गई थी, क्वेश्चन पूछने की टाइम ही ये चीज़ें हुई, तो किसी का कोई नाम वगैरह नहीं लेना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।